तो मध्यकालीन इतिहास का ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल 1 नंबर का तो इससे निश्चित है, मतलब फिक्स है क्वेश्चन आना, हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए। तो देख लेते हैं टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सल्तनत काल और मुग़ल, यही 2 मेन टॉपिक रहते हैं मध्यकालीन के। देख लेते हैं। मक्का जो सऊदी अरब में स्थित है, मक्का कहाँ है? मक्का मदीना जो अपना पवित्र स्थल मानते हैं उनको मुस्लिम, तो सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं हज़रत मोहम्मद साहब, इनका जन्म हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, जो सऊदी अरब देश में स्थित है। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। मोहम्मद साहब जो थे मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे, तो 622 में चले गए थे मक्का से मदीना। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। यहीं पे जब ये पहुँचे थे तो यहीं पे इन्होंने हिजरी संवत जो थी उसका प्रारंभ भी किया था। ठीक है, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी वो 632 ईस्वी में, मतलब 10 साल बाद हो गई थी। जब ये मदीना पहुंचे थे वहाँ से 10 साल बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। आगे देख लेते हैं। एक फ़ारसी ग्रंथ है जो चशनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जो जानकारी मिलती है, तो मतलब जो अरब आए थे उन्होंने जो सिंध पे विजय की थी, वो एक चशनामा है जो फ़ारसी ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है चशनामा में कि जो अरब सिंध पे कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की उसके बारे में। आगे देख लेते हैं। 1999 से 1 या 27 के बीच महमूद गजनवी या गजनी या गजनवी जो बोलते हैं, ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी किए थे 1999 से लेकर 1 या 27 तक। ठीक है, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। तो इतिहासकार इसके साथ कौन था? उतवी इसका इतिहासकार था महमूद गजनवी का। उसने किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये यामिनी से समझ लो कि उतवी ने की थी। ठीक है, किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी। उसके सारनामा का जो लेखक था वो कौन था? सारनामा का लेखक था फिरदौसी। ठीक है, जो महमूद गजनवी के साथ आया था। ये एक प्रसिद्ध कवि भी था और इसी के साथ आया भी था। ठीक है, दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि था। ठीक है, सारनामा का लेखक फिरदौसी। फिरदौसी को पूर्व का जो होमर है की उपाधि दी जाती है, तो पूर्व का होमर बोलते हैं। ठीक है, फिरदौसी को। फिरदौसी ने रचना किसकी की थी? शाहनामा की, और पूर्व का होमर की इसको उपाधि दी जाती है। शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। ठीक है, उसका दरबारी कवि भी था महमूद गजनवी का। पुराणों का अध्ययन, जो पुराण है अपने, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है, अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीकात ए हिंद की रचना की थी। तो अलबरूनी ने क्या किया था? जो अरबी भाषा है उसमें तहकीकात ए हिंद, मतलब जो अपने इंडिया पे एक पुस्तक लिखी थी इसने, तहकीकात ए हिंद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। तो जो मोहम्मद गौरी था उसने पहली बार आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था, और मुल्तान जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे किया था। तो ये सिंध की तरफ से आते थे तो मुल्तान पहले उधर ही पड़ता है, तो मुल्तान की साइड से किया था इसने। और 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं इसको, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था? जो सिहाबुद्दीन गौरी था, मतलब मोहम्मद गौरी इसको बोलते हैं, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम था इसका, कि सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए। मतलब सिहाबुद्दीन इसमें हार गया था, मतलब गौरी जो था, गौरी इसमें हार गया था 1191 वाले युद्ध में। फिर 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध जिसे बोलते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो पहली बार मुस्लिम शक्ति की स्थापना यहीं हुई थी। ठीक है, 1192 में, जो तराइन का द्वितीय युद्ध ये जीत गया था तब। आगे देख लेते हैं। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जो गढ़वाल राजा थे जयचंद को पराजित करके किया था। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध क्या हुआ था? चंदा यहाँ से देख लो, चंद यहाँ से देख लो, तो थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। चंदावर किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, 1192 में हुआ था, जो मतलब 1194। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, तो मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलवाए थे उस पर क्या हुआ था? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। और दूसरी तरफ कौन था? कलमा, जो अरबी भाषा में खुदा रहता था वो खुदा हुआ था। ठीक है, एक देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनी थी और कलमा जो अरबी भाषा में था वो खुदा हुआ था। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात थे। तो 1206 से और जो 1290 वाला काल था उसमें जो ये था, उसमें गुलाम वंश बोलते हैं उसको। ठीक है, भारत में गुलाम वंशों का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा था, 1206 से 1210 तक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है,
और इसी ने जो राजधानी थी इसकी लाहौर इसने राजधानी बनाई थी। ठीक है, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा, मतलब मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही संतुष्ट था ये। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स यानी लाखों का दान देने वाला पुकारा गया था, मतलब इसको बोलते थे लाख वक्स बोलते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को दान बहुत देता था इसलिए। अब सल्तनत काल के प्रमुख भवन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख भवन हैं, किन किन बिल्डिंगों का किन किन ने निर्माण कराया था वो देख लेते हैं एक बार। तो जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, कौन सी, कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे स्थल देख लेते हैं, तो दिल्ली में बनी हुई है। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, दिल्ली में। ये भी 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये कहाँ पे, अजमेर में है। आगे देख लेते हैं अतारकिन का जो दरवाज़ा है, अतारकिन का दरवाज़ा, ठीक है, अतारकिन दरवाज़ा ये किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने, कहाँ पे, नागौर में, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश का मकबरा खुद इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, और दिल्ली में ये। सीरी का जो किला है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, सीरी का किला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और दिल्ली में, ठीक है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कहाँ है, दिल्ली में है ये। गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, दिल्ली में, नाम से ही पता चल जाएगा। अलाई दरवाज़ा है तो अलाउद्दीन। सीरी का किला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से आता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, पता नहीं चल पाएगा ना नाम से, इसलिए। आदिलाबाद, अब आदिलाबाद का किला किसने बनाया था, मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था आदिलाबाद का किला, और दिल्ली में ये। जहाँपना नगर किसने बनाया, मोहम्मद तुगलक ने, ये भी दिल्ली में है। और अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिकंदर शाह ने बनवाई थी पांडुआ में, बंगाल में, ठीक है, अदीना मस्जिद। आगे देख लेते हैं एक बार। अब फिरोजशाह कोटला का जो है, फिरोजशाह कोटला का जो किला है वो किसने बनवाया था, देख लेते हैं एक बार। तो फिरोजशाह कोटला का जो किला है वो फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली में ये, ठीक है। फिरोजशाह कोटला का पता चल जाएगा, फिरोजशाह है तो फिरोज तुगलक ने बनवाया होगा, कहाँ है, दिल्ली में। अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद है जो इब्राहिम शाह सरकी है, ठीक है, सरकी राजवंश का था इब्राहिम शाह सरकी, इसने बनवाई थी, जौनपुर में है ये, जौनपुर में था इसका सरकी राजवंश, ठीक है। हिडोला महल जैसे आ जाए, हिडोला महल, तो ये किसने बनवाया था, हुसंग शाह ने, हुसंग शाह ने बनवाया था हिडोला महल, और ये मांडू में है। आगे देख लेते हैं जहाज महल कहाँ है, हुसंग शाह ने बनवाया था, ये भी मांडू में ही है। जो चांद मीनार है, जिसे चार मीनार बोलते हैं, वो कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, चार मीनार, और ये कहाँ, हैदराबाद में चार मीनार। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुम्भा ने बनवाया था, चित्तौड़ में है ये, ठीक है। आगे देख लेते हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था, एक चौगान खेल है जिसे आधुनिक पोलो टाइप बोलते हैं, पोलो की माते खेल, जो घोड़े बैठ के बॉल टाइप को जो मारते हैं उसी टाइप का था। घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हो गई थी, उसे लाहौर में दफनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ, लाहौर में दफनाया गया था, ठीक है। दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो इल्तुतमिश, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था। ये अपनी राजधानी कहाँ लाया था, दिल्ली लाया था, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बोला जाएगा, इल्तुतमिश बोला जाएगा, ठीक है। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किए, और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। तो जो खलीफा था, खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किए, और उसे सुल्तान आजम, मतलब खलीफा ने इसको दे दी उपाधि सुल्तान आजम की, ठीक है। खलीफा कहाँ से, वो तुर्की वाला जो खलीफा था वो वहाँ से उपाधि देते थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन थे, एक चांदी का टंका था 175 ग्रैन, और तांबे का जीतल जो था इल्तुतमिश ने आरम्भ करवाया था। चांदी का टंका और तांबे का जो ग्रैन था, ठीक है, ये तांबे का जो जीतल था, ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किए थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी, यानी सिक्कों पर जो टकसाल पर नाम लिखवाते थे वो इल्तुतमिश के टाइम से स्टार्ट हुई थी। आगे देख लेते हैं मंगोल नेता जो था चंगेज खां, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। तो चंगेज खां कब आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे ही आया था, ठीक है। और इसी ने चांदी का जो टंका और तांबे का जीतल चलवाया था, इल्तुतमिश ने। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान थी, ठीक है, 1236 से 1240। आगे देख लेते हैं जो सुल्तान बलबन था उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। उसके बाद उसने उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था, गयासुद्दीन बलबन को बोलते थे, उलुग खां के नाम से भी जानते थे। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह था एक सुल्तान नसरुद्दीन से किया था, और सुल्तान नसरुद्दीन से इसने कर दिया था विवाह, और यही राजा बनवा दिया था नसरुद्दीन, जो टोपी सीकर
अपनी ज़िंदगी जीता था टोपी सीकर। इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी क्योंकि सारी पावर बलबन ने अपने पास ले रखी थी। इसी अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए मालिकात जो था, ठीक है, ममलिकात का पद मिला था। तो इसने नसरुद्दीन ने क्या किया था, इसे उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात का पद भी यहीं ले लिया था इसने। इसी से इसने इसकी अपनी पुत्री की शादी से करवाई थी। और मतलब ये सिर्फ एक तरह से कठपुतली शासक समझ लो, बाकी पावर सब बलबन के पास यहीं से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद इसको इसने हटा के फिर खुद ही बन गया था। बलबन के विषय में कहा गया था उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो बलबन के बारे में कहा गया था उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और इसने सिजदा और पैबोस जो थी, सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी, मतलब राजा के सामने झुकना, और पैबोस मतलब राजा के पैर चूमना, तो ये सब इसने बलबन ने स्टार्ट की थी। और बलबन ने खुद को बताया था, मतलब इसने बताया था, जो इसने सिद्धांत दिया था उसमें बताया था कि जो राजा है वो मतलब भगवान का प्रतिनिधि है, ठीक है। ऐसे करके इसने अपना चलाया था शासन। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। जो लोक प्रचलित वीर थे उनसे, फारस के, उनसे लिया था इसने। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि इसने बनाया था। नियामत एक खुदाई माना था, मतलब नियामत एक खुदाई हूँ मैं। इसने ये बताया था कि मुझे भगवान ने भेजा है यहाँ पे, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद आता है, मतलब भगवान के बाद ही उसका सीधा डायरेक्ट स्थान है। ये उसने बताया था, पैगंबर के बाद वही है। इसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसने ये बताया था। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। जो ईरानी बादशाह थे उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में भी इसने लागू किया था। और इसमें आगे हाँ बताया, बलबन ने सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है, चरणों को चूमने की रीतियाँ आरंभ की थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष जो फारसी त्यौहार मनाते हैं, नौरोज जो मनाते हैं, बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा भी यहीं से आरंभ हुई थी, बलबन के टाइम से ही आरंभ हुई थी। आगे देख लेते हैं एक बार। फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला सुल्तान था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। तो इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। तो इसने धर्म को अलग रखा और जो अपना मतलब राजनीतिक नीति थी वो अलग रखी थी। धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत यानी नासरी अमीर उल मुमनिन बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को यानी यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनिन बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी यानी सिकंदर द्वितीय सानी या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया था, ठीक है। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि और उसे अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। जो राजा पद्मिनी, जो पद्मावती मूवी बनी हुई है, इसमें पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। पद्मिनी के बारे में ये मूवी देखी होगी, पद्मावत, तो इसमें बताया गया है पूरा। उसके बाद पद्मिनी की कहानी का आधार जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत पुस्तक, जो काव्य है उसी पर आधारित है। बाकी इसमें इतिहास में इसका कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था, जो चंद्रदेव था, ये यादव वंश था, यहाँ पे यादव वंश का शासक था, ठीक है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी, क्योंकि इसका जो दक्षिण अभियान था वो देवगिरी था और यहाँ से इसने बहुत अपार धन की प्राप्त की थी। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था 1000 दिनार देके, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो मलिक काफूर क्या था? एक हिजड़ा था और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुजरात विजय के टाइम पे इसको ख़रीदा था 1000 दिनार में, ठीक। और यही इसका मेन सेनापति भी यही था और इसने पूरा दक्षिण भारत जो अभियान चलाया था इसने, वो मलिक काफूर ने ही सारा जीता था। आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। मतलब इसने क्या था, भूमि की पहले पैमाइश कराई, मतलब भूमि को पहले इसने नापना स्टार्ट, जो पैमाइश का मतलब है, तब उसके नापने के हिसाब से इसने लगान वसूल करना आरंभ किया था। अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग बनाया था, दीवान मुस्तकराज की स्थापना की थी, ठीक है। दीवान मुस्तकराज इसने बनाया था, इसीलिए एक अलग विभाग, ठीक है। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जो थे
खुत, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया था। मतलब 3 अधिकारी ये थे जो परंपरागत, मतलब परंपरा के हिसाब से चले आ रहे थे। खुत, मुकद्दम और चौधरी, उनसे लगान जो वसूलते थे किसानों से, उनसे उनका अधिकार छीन लिया था इसने, और इसने अपने हिसाब से चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपपद का जो 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया था। तो इसने क्या किया था, 50% ये ले लेता था, क्या नाम है, भूमि कर, खराज के रूप में। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जो आजकल बोलते हैं ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका प्रारंभ यहीं से इसने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक, और इसमें बाजार नियंत्रण पे बहुत ज़्यादा कठोर नियम बनाए थे इसने, ताकि किसी वस्तुओं का मूल्य न बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नए कर लगाए गए थे, 2 नए कर इसने किए थे। एक घरी कर, मतलब घर पे जो घर बनाते हैं, जो घर एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। एक चरी कर था, मतलब जो पशु चरते हैं और दूध देते हैं, दुधारू पशु, उन पर लगाया था, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। क्योंकि चारागाह में अगर आपको चरवाना है तो उसे चराई कर भी देना है। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, तो अलाउद्दीन का जो सेनापतियों में था ये गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जो था, तुगलक वंश का प्रथम शासक यही था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे बोलते हैं। ठीक है, 1325 से 1351, थोड़ा सन की भी था ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। इसने सोचा था कि कृषि की जो उपज है हम बढ़ा देंगे और उसके बाद टैक्स भी बढ़ा देंगे उस पर। ठीक है, तो इसके लिए इसने एक नया विभाग बनाया था, अमीर कोही। कोही मतलब कृषि संबंधित है, कोही। और किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। इब्न बतूता, ठीक है, 1333 से 1347, जो मोरक्को का था। मूल यात्री कहाँ का था, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का था, मोरक्को मूल का था। रेहला इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो रेहला किसकी है, इब्न बतूता की है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, 1325 से 1351 में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था इब्न बतूता। आगे देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने क्या लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रक्त पिपासु और काफ़ी खतरनाक बताया गया इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसकी सारी नीतियाँ फेल हो गई थी इसकी वजह से, सन की, मतलब समझ सकते हैं इसको। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग, फिरोज शाह तुगलक उसके बाद आया था, उसने एक दीवान खैरात जो विभाग था उसकी स्थापना की थी। स्थापित किया जाए तो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुस्लिम लड़कियों की शादी विवाह की व्यवस्था करता था। ये एक नया विभाग खोला था इसने। आगे देख लेते हैं, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग जो अपना होता है PWD, उसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी PWD विभाग की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था और 1200 बागों को लगवाया था इसने। 5 बड़ी नहरें भी बनवाई थी इसने और 1200 बाग जो थे उनको लगवाया था। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो इसने सिंचाई पे कर लगाया था, हक ए सर्व करके था। आगे देख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। तो इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर एक जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ, एक तो मेरठ का था और दूसरा टोपरा था जो अम्बाला ज़िले में, अब दिल्ली लाया था, दोनों उठा लाया था ये। ठीक है, मेरठ के दोनों उठा लाया था। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक ही था और ये राज्य के खर्च पे गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। एक दारुल सफ़ा इसने खोला था और उसमें कुशल हकीम रखे थे। नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान जो मंगोल सेनानायक थे तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में ही किया था, इसी टाइम पे किया था। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक की बात की जाए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके ही अलाउद्दीन खिलजी बना था। ठीक है, जो खिलजी वंश का प्रमुख शासक था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश की अगर बात की जाए तो खिज्र खां था। लोधी वंश की अगर बात की जाए तो बहलोल लोधी, ये सब संस्थापक हैं। और आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया भी है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी।
1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के जो मध्य घटौली का युद्ध हुआ था, घटौली का युद्ध जिसे बोलते हैं, 1518 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था, और जब इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था तो फिर उसने इसको बहुत उत्सव के रूप में मनाया था महाराणा सांगा ने। नाप का जो पैमाना था गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी के समय में ही आरंभ किया था। जो नापने के लिए इसने एक पैमाना बनाया था गजे सिकंदरी, वो किसने? सिकंदर लोदी के टाइम पे ही आरंभ किया गया था। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई बजाने सुनने का बहुत शौकीन था, जिस बहुत शहनाई बहुत सुनता था। कौन? सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था, मतलब इसमें गायन वादन में इसका काफ़ी रुचि थी, और एक गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात यानी संपत्ति कर समाप्त कर दिया था, मतलब जो अनाज से लेता था ना, जकात लेता थे जो, ठीक है, वो संपत्ति कर जो था वो समाप्त कर दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद जौनपुर की स्थापना जो थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अगर बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जो जौना खां था, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी जौनपुर नगर, मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति में। ठीक है। उसके बाद जौनपुर का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर था जौनपुर नगर का संस्थापक की बात की जाए, जिसने स्वतंत्र यहाँ पे सरकी जो राजवंश था, सरकी राजवंश की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु जो 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी जो था ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया था, और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का ही अंग बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 ईस्वी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। कौन था? इब्राहिम शाह सरकी था। 1402 से 1440 जो जौनपुर का सरकी राजवंश था उसका सबसे महान शासक था ये इब्राहिम शाह सरकी। आगे देख लेते हैं। इब्राहिम शाह सरकी ने स्वयं जो था उसको सिराज ए हिंद बोलता था। ठीक है, इब्राहिम शाह सरकी, क्योंकि जौनपुर को ही सिराज बोलते हैं तो इसने सिराज ए हिंद बोला था, स्वयं को सिराज ए हिंद की उपाधि से धारण किया था, और उसके समय में जौनपुर की जो सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और जौनपुर जो था भारत का सिराज बताया था मैंने अभी, भारत का सिराज किसे बोलते थे? जौनपुर शहर को ही बोलते थे। ठीक है, भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया था। 1420 ईस्वी में अली शाह का जो भाई था शाही खां जैन उल आबदीन जो था, शाही खां जैन उल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। तो एक आबदीन याद रखो, आबदीन था वो, कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। इनका शासनकाल कब था? 1420 से 1470 था। ठीक है, आबदीन का कश्मीर के सिंहासन पर था। आगे देख लेते हैं। और ये अली शाह का भाई था ये। ठीक, उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना जो है मुग़ल बादशाह जो अकबर से की जाती थी। काफ़ी उदार था वो, जो आबदीन था वो, उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, बुलर झील में जौना लंका और जौनुक लेक द्वीप नामक द्वीप का निर्माण जो था जैनुल आबदीन ने ही करवाया था। जो बुलर झील में जौना लंका जो जौनुक लेक द्वीप है वो इसी ने आबदीन ने ही बनवाया था। अब बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य कौन कौन से थे? तो बहमनी से कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए थे उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो बरार हुआ था वो फतेह उल इमाद शाह, और इसमें इमाद शाही जो पीछे रहेगा वो लोग मोस्टली यही इनका राजवंश रहता है, इमाद शाह। तो इमाद शाही राजवंश रहेगा। बरार जो था, ठीक है, ये सब दक्षिण भारत के हैं। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही राजवंश। अहमदनगर मलिक अहमद और निजाम शाही राजवंश। तो ये अहमदनगर में कौन सा था? निजाम शाही। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह और ये कुतुब शाही राजवंश। और बीदर जो था अमीर अली बरीद और ये बरीद शाही राजवंश था। आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी वो हरियर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1336 में की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरिहर और बुक्का दो भाई थे इन्होंने। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों इसमें थे। संगम सबसे पहला वाला 1336 से 1385 संगम। फिर सालुब वंश था 85 से लेके और 1505 तक। फिर तुलुब था,
ठीक है। 1505 से 1570 फिर अराबीड़ था। तो इनका एक बार क्रम भी आ जाता है कभी कभी। संगम था, फिर सालोब था, फिर तुलुब था, ठीक है, फिर अराबीड़ था। तो एक बार SSTA करके ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। SSTA, संगम, सालोब, तुलुब और अराबीड़। आगे देख लेते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था हरिहर द्वितीय 1370 से 1304 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। तो बुक्का की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसका पुत्र बैठा था हरिहर द्वितीय। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? हरिहर द्वितीय ने की थी। और इसका कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी शासक था। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था 1509 से 1529 ईस्वी, याद रखना पड़ेगा। 20 साल इसने शासनकाल किया था, 1509 से 1529। विजयनगर में, विजयनगर का था ये, साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। जो कृष्णदेव राय का शासनकाल था वो साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के जो 8 कवि थे, 8 महान विद्वान एवं कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, सुशोभित करते। तो अष्टदिग्गज किसके टाइम पे थे? ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम पे थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसकी प्रमुख रचना कौन सी थी? अमुक्त मालदल इसकी प्रमुख रचना थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। आगे देख लेते हैं। कृष्णदेव राय ने जो नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। नागलपुर नामक एक नगर इसने बसाया था कृष्णदेव राय ने। उसके समय में पुर्तगाली यात्री जो था डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो एक पुर्तगाली यात्री आया था, डोमिंगो पायस आया था इसके टाइम पे, जो उसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा भी की थी, ठीक है। और इसने नागलपुर नामक एक नगर बसाया था। उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुर्की भाषा में जो लिखी है, बाबरनामा जो लिखी गई है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। उसमें कृष्णदेव राय को सबसे पावरफुल राजा बताया था इसने, ठीक है। कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था उसमें इंडिया का। आगे देख लेते हैं। 1565 ईस्वी में जो तलीकोटा का युद्ध हुआ था, कि प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित कर दिया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, बाकी सारे जो मिल गए थे बहमनी राज्य। और तब उन्होंने तलीकोटा में जो 1565 में हुई थी उसमें इसको विजयनगर राज्य को पराजित किया था। ये राम राजा था उस समय, विजयनगर का राम राजा था, वो पराजित हो गया था। आगे देख लेते हैं। होयसल राजवंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? द्वार समुद्रम थी, ठीक है। तो होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। का वर्तमान नाम, अब अगर वर्तमान नाम बोला जाए तो हलेबीड जो है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है, ठीक है, वो थी होयसल की द्वार समुद्र। हम्पी जो है, हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक जो है में अवस्थित हैं, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम्पी जो है, हम्पी खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल के में जो बना था विरूपाक्ष मंदिर, जो बना था विजयनगर काल में बनाया गया था, यहीं पर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? ठीक है, विजयनगर में ही है। विरूपाक्ष, विजय विजय से ऐसे पता चल जाएगा। विट्ठल जो मंदिर है, विट्ठल मंदिर बोलते हैं। हम्पी का निर्माण जो विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महाप्रतापी जो राजा कृष्णदेव था, तो कृष्णदेव राय के टाइम पे सारे काम हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने ही बनवाया था विट्ठल दास का जो मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण का ही मानते हैं। विट्ठल मंदिर जो हम्पी का वाला है, ठीक है, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। आगे देख लेते हैं। प्रशासनिक विभाग में से प्रारंभ करने वाले शासक कौन कौन से थे? किस शासक ने कौन कौन से प्रशासनिक विभाग को अपने में मतलब खुलवाया था, पहली बार स्थापित किया था? देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो दीवान, अगर मुस्तक राज की स्थापना की बात की जाए, जो राजस्व विभाग संबंध था। मुस्तक राज मतलब क्या होगा? राजस्व, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था ये, ठीक है। उसके बाद बाजार नियंत्रण पे इसका बहुत कंट्रोल था, तो अलाउद्दीन खिलजी के अगर आ जाए बाजार नियंत्रण। रिसायत, अगर जैसे रियासत वाला आ जाए, दीवान रियासत, ठीक है, जो बाजार नियंत्रण विभाग था, इसमें दिया भी है। रियासत मतलब हो गया बाजार नियंत्रण, ठीक है। मुस्तक राज जैसे राजस्व हो गया, रियासत मतलब हो गया बाजार नियंत्रण। ये भी अलाउद्दीन ने कराया था। आगे देख लेते हैं। अमीर कोही, तो कोही हमने क्या बताया था? कोही कृषि संबंध है। कृषि किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये इसकी उपज को बढ़ाना चाहता था इसीलिए। आगे खैरात की अगर बात की जाए, दीवान खैरात, खैरात मतलब क्या है? कुछ चीज़ खैरात में दे रहे तो दान विभाग से संबंधित हो गया, और ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान इसने किया गया था। इसके टाइम पे सबसे ज़्यादा 1,40,000 टाइप दास थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दीवान अर्ज की अगर बात की जाए तो अर्ज किसने करवाया था? ठीक है, ये करवाया था बलबन ने। अगर आ जाए दीवान अर्ज तो बलबन ने करवाया था, और ये सेना से। अर्ज मतलब सीधा है, अर्ज से याद रखो, अर्ज मतलब सेना, ठीक है। उसके बाद रिसालत की अगर बात की जाए, रिसालत,
रिसालत, रिसालत मतलब हो गया धार्मिक मुद्दों संबंधित अगर है, दीवान रिसालत पूरा नाम है, लेकिन रिसालत से आपको याद रखना धार्मिक मुद्दों संबंधित है। और दीवान इंसा, इंसा अगर आ जाए तो इंसा मतलब होगा सरकारी पत्र व्यवहार, मतलब पत्र व्यवहार है, इंसा मतलब पत्र व्यवहार। दीवान बजारत, तो बजारत मतलब के संबंधित हो गया, बजारत मतलब वित्तीय मामले, ठीक है, जो वित्तीय मामले हैं उनसे संबंधित है ये बजारत। आगे देख लेते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। जो अलाउद्दीन मसूद शाह था वो 1242 से 1246 के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम, तो किसी खलीफा का नाम अगर अंकित हुआ है तो इसी के टाइम पे हुआ था, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कराया था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का नाम से ही पता चल जाएगा, अलाई दरवाज़ा मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया होगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण। ठीक है, और कहाँ करवाया था? कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं मालवा विजय के जो उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा संगा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो जब मालवा विजय इनको प्राप्त हुई थी, किसको? जो मेवाड़ के राणा कुंभा थे इनको, ठीक है, तो इन्होंने एक कीर्ति स्तंभ उसी समय निर्माण करवाया था। आगे देख लेते हैं जो कुछ गुम्बद वगैरह हैं, क्या मकबरा हैं, वो किससे सही सुमेल लेते हैं। तो दोहरा गुम्बद की अगर बात की जाए, डबल गुम्बद है इसमें, दोहरा गुम्बद, वो सिकंदर लोदी ने, जिसने आगरा शहर, ठीक है, उसके बाद इसने निर्माण करवाया था दोहरा गुम्बद का। अष्टभुजी मकबरा, अष्टभुजी मकबरा किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। अष्टभुजी 8 भुजाएं हैं इसकी, तो ये अष्टभुजी मकबरा किसका? शेरशाह सूरी का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जहांगीरी महल। जहांगीरी महल किसका है? अकबर का है। जहांगीरी महल बनवाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, क्योंकि इसी संबंधित है ये। गोल गुम्बद, गोल गुम्बद का क्या है? मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद जो है, ठीक है, वो बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। आगे देख लेते हैं जो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जो अपना नॉर्मल अमीर खुसरो है, पूरा नाम इसका है अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी या हिजरी संवत में 651 हिजरी संवत में इसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान कासगंज जिला है, ठीक है, कासगंज जिले के पटियाली जो है, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद, ठीक है, या तोता ए हिंद बोलते थे, ठीक है, तूतीय हिंद बोला था। आगे देख लेते हैं अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई हैं एक दो बार। तो अमीर खुसरो की रचनाओं में देख लेते हैं मिफ्ताह उल फतूह, मिफ्ताह उल फतूह, उसके बाद तारीख़ दिल्ली, ठीक है, तारीख़ दिल्ली, खजाइन उल फतूह, जिसे तारीख़ अलाई बोलते हैं, खजाइन उल फतूह, उसके बाद आसिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आसिका, नूर सिपहर, उसके बाद तुगलकनामा, क्योंकि इसने 8 करीब शासनकाल देखे थे अमीर खुसरो ने, ठीक है, और ये राजकीय कवि भी था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मिफ्ताह उल फतूह है, तारीख़ दिल्ली है, खजाइन उल फतूह जिसे तारीख़ अलाई बोलते थे, आसिका, नूर सिपहर, उसका तुगलकनामा, ये सब हैं। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, मतलब उसने बताया था कि मैं भारतीय हूँ, ठीक है, नहीं तो बाकी मुसलमान सब बोलते थे कि मतलब उच्च कुल से संबंधित होने के लिए बोलते थे ये, कि हम सब कोई अफ़गानिस्तान का बोलता था, कोई तुर्क, ये सब। नई फ़ारसी काव्य शैली, इसको सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। जैसे खड़ी बोली के जन्मदाता की अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो ही हैं, ठीक है। सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली, नई फ़ारसी काव्य शैली जो थी। जियाउद्दीन बर्नी ने फ़ारसी भाषा में तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। तो अगर बात की जाए बर्नी ने क्या किया था? बर्नी ने किया था तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे थे ये, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही इन्होंने लिख दी थी। जो संगीत यंत्रों तबला और सितार का जो प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था, तो मतलब खोज की अगर बात की जाए तो तबला और सितार जो था वो अमीर खुसरो ने ही पहली बार किया था। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। किसने? राणा कुंभा ने किया था। तुगलक वंशी शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा था। किसने? जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अपना संस्मरण किसमें लिखा था? फतूहात ए फिरोज शाही, ठीक है। उसके बाद जो कबीर थे 1398 से 1518 ईस्वी रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख शिष्य थे। उसके बाद साखी, सवद और रमैनी, ये तीनों कबीर की हैं। साखी, सवद, रमैनी याद रखनी है। गुरु नानक, गुरु नानक का टाइम काल देख लेते हैं
1469 से 1539 ईस्वी ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी जो था इसी के टाइम के समय की थी। तो अगर पूछा जाए कौन सा उसका टाइम पीरियड चल रहा था, तो सिकंदर लोदी का उसमें शासनकाल चल रहा था, तब गुरु नानक ने की थी। आगे देख लेते हैं, जो मीराबाई थी वो मेड़ता के जो रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। ठीक है। नामदेव जो थे वो बरकरी संप्रदाय संबंधित थे। कौन थे? नामदेव जो थे, ठीक है, वो बरकरी संप्रदाय संबंधित थे। उसके बाद सुप्रसिद्ध भक्त संत जो तुलसीदास थे, गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो अकबर और जहांगीर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं, तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, ये सब इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन रामचंद्र का, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तुकाराम जो थे, तुकाराम का काल कब था? 1608 से 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता था। तुकाराम जो थे वो बरकरी संप्रदाय संबंधित थे। ठीक है, तुकाराम भी। उसके बाद जो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना कहाँ हुई थी? चिश्तिया, ठीक है, सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में अबू इसाक सामी और उनके शिष्य जो थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। दो थे, अबू इसाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार जो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जो दरगाह है उनकी, उनने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसकी अजमेर में दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु जो थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के ये गुरु थे बाबा फरीद, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है वो दिल्ली में ही है। उसके बाद 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने भारत में 7 सुल्तानों का राज देखा था। किसने देखा? 7 सुल्तानों का राज देखा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख निजामुद्दीन औलिया महमूद इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। संतों का राजा बोला जाता था इनको, शेख निजामुद्दीन औलिया, महमूद इलाही या सुल्तान उल औलिया। कादरी शाखा के सर्वप्रथम जो संस्थापक थे बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थे, जो कादरी शाखा थी। ठीक है, तो कादिर नाम आ जाएगा तो उसी से पता चल जाएगा। शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी। नक्शबंदी जो सिलसिले की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। बहाउद्दीन नक्शबंद ने नक्शबंदी की। आगे देख लेते हैं, सूफी संत जो थे, सूफी संत कौन थे? शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। तो इन्होंने बताया था जो कृष्ण है वही औलिया के रूप में है। शाह मोहम्मद गौस ने किया था ये। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह बोलते थे, जहाँ ये रहते थे उसको ये बोलते थे खानकाह। ठीक है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? रसखान ने। रसखान ने क्या लिखा है? प्रेम वाटिका लिखा है। कृष्ण से संबंधित थे तो उन्होंने प्रेम वाटिका लिखी है। 12 मास की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। ठीक है। जायसी की जो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो पद्मावत जो है इसमें महत्वपूर्ण स्थान है इसका। ठीक है।